हर साल 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दिन हमें उस ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है जब 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी, क्योंकि उस समय भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती थी। इसीलिए इसे संप्रेषण की सामान्य भाषा बनाना एक स्वाभाविक निर्णय था। इसे निर्णय के महत्व को जन जन तक पहुंचाने और हिंदी के प्रचार प्रसार को बल देने के लिए साल 1953 से हर साल ये दिन हिंदी दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। देश की स्वतंत्रता के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए महान विचारकों और साहित्यकारों ने अथक प्रयास किए, जिनमें प्रमुख है काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास और व्योहार राजेंद्र सिंह। हिंदी की भूमिका केवल साहित्य या सांस्कृतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारी सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता की भी आधारशिला है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में हिंदी एक ऐसा साझा माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं, समुदायों और संस्कृतियों के बीच समझ और संवाद का सेतु बनाता है। 14 सितंबर हमारी राजभाषा को समर्पित एक गौरवमयी दिन। 14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। हिंदी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि हमारी पहचान है। यह हमारी संस्कृति, विचार और एकता का प्रतीक है। पहली बार 1953 में मनाया गया हिंदी दिवस हिंदी के प्रचार प्रसार को समर्पित एक राष्ट्रीय प्रयास। हिंदी विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा। भारत, नेपाल, फिजी, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य देशों में हिंदी का व्यापक प्रभाव। साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के मंच से महात्मा गांधी ने एक ऐतिहासिक बात कही। उन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाने का आग्रह किया और इसे जनमानस की भाषा भी बताया। इसके वर्षों बाद 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ और अंततः 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। यह निर्णय भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343(1) में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही ये भी तय हुआ कि संघ के राज की प्रयोजनों में प्रयुक्त अंक प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय होगी। इस ऐतिहासिक निर्णय की स्मृति में और हिंदी को उसका उचित सम्मान देने के लिए 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है। अंग्रेजी और चीनी के बाद ये दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा बन चुकी है। भारत के अलावा हमारे पड़ोसी देशों में भी हिंदी का व्यापक प्रभाव है। नेपाल में लोग सहजता से हिंदी बोलते और समझते हैं। इसी तरह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित सुंदर द्वीप फिजी में भी हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी हिंदी समझी और बोली जाती है। इस तरह हिंदी एक ऐसी भाषा बन चुकी है जो सीमाओं से परे लोगों के हृदय और पहचान में रच बस चुकी है। हिंदी को लेकर के हम सब लोग संवेदनशील तो बहुत हैं, लेकिन मैं कई बार इस बात को बार बार रेखांकित करता हूं कि हमारी मातृभाषाओं को, हिंदी के अतिरिक्त भी जितनी हमारी भाषाएं हैं और विशेष करके हिंदी को भी, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा भी है और विदेशों में हमारी पहचान जिस भाषा के नाते होती है वो हिंदी ही है। तो मैं हमेशा से कहता हूं कि हिंदी को भक्ति की नहीं शक्ति की आवश्यकता है। हम अपने दैनंदिन जीवन में हिंदी को कितना अपनाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हिंदी विश्व भाषा बन करके उभरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सारे सॉफ्टवेयर में हिंदी को भी सम्मिलित कर लिया है, तब अनुवाद की व्यवस्था भी उन्होंने कर ली है। हिंदी से हमारा प्रेम दरअसल एक प्रकार से डीओ या इत्र नहीं है कि हम इसको छिड़क करके हिंदी दिवस के दिन निकल पड़े, और इसलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये कहने में हमको गर्व की अनुभूति होना चाहिए। हिंदी दिवस मनाने का मूल उद्देश्य यही है कि हम साल में कम से कम एक दिन ठहरकर ये सोचें कि जब तक हम हिंदी का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में पूरी तरह नहीं करेंगे, तब तक हिंदी भाषा का सशक्त विकास संभव नहीं है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि भाषा केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि व्यवहार और संवाद की मुख्य धारा भी बनी रहे। साथ ही वे व्यक्ति या संस्थाएं जो साल भर हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देते हैं और अपने कार्य में हिंदी भाषा का प्रभावशाली उपयोग करते हैं, उन्हें इस दिन सम्मानित भी किया जाता है।
ताकि उनका उदाहरण औरों को भी प्रेरित कर सके। नमस्कार। हिंदी दिवस पर आयोजित इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। अभी आपने हिंदी दिवस पर ये रिपोर्ट देखी। हिंदी वास्तव में हमारे आत्मा की भाषा है, हमारे प्रेम की भाषा है, हमारे हृदय की भाषा है। हृदय ना बड़े विशाल हृदय की भाषा है। और विशाल हृदय में इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी में आके सारी भाषाएं भी समावित हो गई तो भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसमें अरबी का भी मिश्रण है, इसमें संस्कृत का भी आपको मिल जाएगा, इसमें उर्दू का भी मिक्सचर मिल जाएगा। इतनी सहज सरल और सबको आत्मसात करने वाली कोई भाषा विश्व की है तो वो हिंदी है। ठीक जैसे गाय सब उसमें समाहित है, इसके बावजूद भी उसका स्वरूप बरकरार है। और आपने अभी रिपोर्ट में भी देखा। अच्छा, आजकल एक छोटी सी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ चल रही है मीडिया पर भी कि जैसे दूसरी जो भाषाएं हैं, जैसे अरबी भाषा है तो वो बोली जाती है और खाई भी जाती है। चीनी भाषा बोली जाती है, खाई भी जाती है। अंग्रेजी तो पी जाती है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो बोली जाती है। तो ये तो एक हल्के अंदाज में मैंने आपको बात बताई। आज इस खास दिवस पर चर्चा करने के लिए बड़ा ख़ास पैनल हमारे साथ है। हिंदी के विद्वानों का पैनल आज हमारे साथ है। तो हिंदी की महिमा क्या है उससे आपको परिचय कराएंगे। उसके पहले इन विद्वानों का परिचय मैं आपसे करा दूँ। मेरे साथ स्टूडियो में आज हैं जाने माने पत्रकार, विद्वान पत्रकार रमेश शर्मा जी। सर, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ साहित्यकार हैं स्टूडियो में सुनीता शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर मीनू पांडे जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा सर, आपसे मैं बाद में शुरुआत करूंगा। एक तो वुमेन फर्स्ट और दूसरा नारी और फिर हिंदी। तो हिंदी का श्रृंगार नारी से और नारी का श्रृंगार हिंदी से। तो मीनू मैडम, यदि आप तैयार हैं तो शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ। एक तो हिंदी को लेकर बहुत सारी बातें हमारे देश में प्रचलित हैं। हिंदी हमारे आम बोलचाल की भाषा है, सबसे प्रचलित, सबसे समृद्ध और श्रेष्ठ भाषा है। मेरे ख्याल से दुनिया की सहज सरल, अंग्रेजी छोड़ दो चूँकि वो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आत्मसात करी जाने वाली कोई भाषा है तो वो हिंदी है। तो एक तो मैं ओपनिंग रिमार्क में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हिंदी की प्रशंसा में 2 शब्द आप कहें, फिर मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। शोध शिक्षा संचार तकनीकी कौशल व्यापार रखती जो परंपराओं के संवर्धन और युगानुकूल अनुकूलन का अधिकार, ऐसी मन की, तन की, जीवन की एवं धनार्जन की भाषा हिंदी को बारंबार नमस्कार। वाह, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की। और नमस्कार तो हम सब करते ही करते हैं और अब तो दुनिया नमस्कार कर रही है हिंदी को। सुनीता मैम, थोड़ा सा हिंदी के बारे में आप, जो महत्ता है हिंदी की पूरे वर्ल्ड लेवल पर, अपने देश प्रदेश से लेकर जो विश्व स्तरीय आज जो हिंदी को लेकर एक तरह से पूजा हो रही है, उसके बारे में 2 शब्द आप बोलें, फिर मैं सर के पास। बिल्कुल। पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने प्रोग्राम रखा। थैंक यू। क्या होता है साथियों कि हिंदी जो हमारी भाषा है वो अपने आप में आज़ादी की अलग जगाती भाषा नजर आती है मेरे को, है ना। क्योंकि जिस समय हम आज़ाद हो रहे थे उस समय हिंदी पूरे भारत में ही व्याप्त थी। तो मेरी नज़र में हिंदी हर भारतवासी के तन मन में विराजमान है और उसको पूरी तरह से हर व्यक्ति को उपयोग में लाना चाहिए। और मुझे लगता है इसकी शुरुआत घर से की जानी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कहा, शुरुआत घर से हो। लेकिन शुरुआत कैसे हो रही है आप देखिए। अब घर से आपने बात की, अब दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से होती है और अंत गुड नाइट से होता है। इसमें हिंदी है तो ये इसका एक अपना संघर्ष है। सर, आप तो चूंकि एक बड़ी हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस हिंदी का प्रतिनिधित्व करते हैं, खासतौर पर जब पत्रकारिता में अपन बात करते हैं। पत्रकारिता की भाषा हिंदी है बेशक, लेकिन पत्रकारिता की हिंदी भाषा ने कई चीज़ों को अपनाया और एक अपनी भाषा बनी, सहज सरल, जो आम बोलचाल की भाषा हो, जो समझने वाली भाषा हो। तो उसका महत्व तो सबसे ज़्यादा है आज के दौर में। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वाभाविक रूप से हिंदी का महत्व दुनिया की हर भाषा में सबसे ज़्यादा है,
हिंदी अकेली ऐसी भाषा है संसार में जिसमें जो लिखा जाता है वही बोला जाता है और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। संसार की किसी भी भाषा का शब्द आप ज्यों का त्यों उच्चारण हिंदी में कर सकते हो और उसको लिख सकते हो। ये विशेषता केवल हिंदी में है और संसार की किसी भाषा में नहीं है। दूसरी एक सबसे बड़ी एक और बात है, क्योंकि हिंदी को अपन संस्कृत की बेटी मानते हैं, तो दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उन्होंने स्वर और व्यंजन केवल और केवल संस्कृत हिंदी से लिए हैं। उनके स्वर व्यंजन देखेंगे और हिंदी के स्वर व्यंजन देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। अंग्रेजी में आप ए लिखेंगे, लेकिन जब उसका उच्चारण होगा, उसका शब्द प्रयोग करेंगे तो वो अ के रूप में होगा। बी उसका लिखेंगे अल्फाबेट में तो बी बोलेंगे, लेकिन जब उसका उपयोग करेंगे तो वो बा के रूप में होता है। अरबी में आप अगर देखें तो अरबी में जैसे अलिफ शब्द है, अलिफ शब्द उपयोग तो अलिफ के लिए होगा, लेकिन जब उसका शब्द में उपयोग होता है तो अ के लिए होता है। केवल हिंदी ऐसी भाषा है, अ लिखा जाएगा तो शब्द में भी आ आएगा, बोलने में भी आ आएगा। ये विशेषता केवल और केवल हिंदी में है, संसार की किसी भाषा में नहीं है। ये आपने बड़ी एक तो ग्रामेटिकल जो बात है उसकी एक समृद्ध परंपरा से आपने परिचय कराया, और हिंदी क्यों महत्वपूर्ण ये आपने बताया कि हिंदी के पास एक तो शब्दों का भंडार है प्रचुर मात्रा में, हमारे पास शब्दों की कमी नहीं है, और बाकी जो भाषाएं वो एक तरह से कहते हैं कंजूस, उसमें कह सकते हैं कि भाषा के मान से कुछ जो शब्द हैं वो सीमित हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आप कई चीज़ों का कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं, इस पर बिल्कुल गर्व करना चाहिए। मीनू पांडे जी, आप चूँकि एजुकेशन के क्षेत्र में कार्यरत हैं और ये जो बच्चों की भाषा है उसको शिक्षा के क्षेत्र में जो भाषा चली जा रही है, एक ग्रामेटिकली उसका विस्तार ज़्यादा होता है। मैं इस पर आपके पास आऊँगा, लेकिन एक आदेश, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर मैं आपसे जुड़ूंगा। और ये अंतराल थोड़ा सा हुआ, लेकिन एक बड़ी विशेषज्ञ और हमारे साथ जुड़ गई, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। डॉक्टर वंदना मिश्र जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आप साहित्यकार हैं। मैम, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अच्छा मीनू पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा था, और शिक्षा के क्षेत्र में जो आप काम कर रही हैं, ख़ासतौर पर हिंदी को लेकर, एक तो अपने वो अनुभव साझा कीजिए, और जो आज के दौर में जो भाषा थोड़ी सी बदली, उसका शिक्षा के उस पर कितना असर पड़ा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भाषा है ये अर्जित होती है, अर्जित संपत्ति, यानी समाज से हम भाषा का अर्जन करते हैं। जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो अपने माँ बाप, परिवार, समाज, स्कूल, विद्यालय, महाविद्यालय, बहुत सारी जगह पे अपनी भाषा जो है वो सीखता है, और इसी दौरान उसके भाषा में बहुत सारे परिवर्तन आते जाते हैं, और वो जो परिवर्तन किस तरह से हैं ये उस युग के अनुसार वो परिवर्तन होते हैं। जैसे कि हम आज के संदर्भ में यदि देखें, आप क्योंकि आपने कहा कि मैं अपना अनुभव साझा करूं, तो आज के संदर्भ में देखें कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनकी भाषा में जो शब्द होते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं, तो वो उसी भाषा को अपने भाषा में समाहित करना चाहते हैं। उनका चाहे वो लेखन की बात हो, वाचन की बात हो, उनकी भाषा उतनी हम ये बोल सकते मौलिक रूप से समृद्धशाली नहीं मैं अनुभव कर पा रही हूँ जिस तरह से उनकी भाषा होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वाला जो समय है, तो हालांकि ये इसका एक दूसरा पहलू भी है कि कोई भी भाषा तभी जीवित रहती है जब वो बहुत सारे होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करती है। शायद इसीलिए हमारी जो भाषा है, क्योंकि आज हम यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा इसी कारण बन पाई है क्योंकि उसमें बहुत सारी शब्दावली, बहुत सारे, जैसे हमने कोरोना के समय देखा क्वारंटीन और बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो हमने उसको, अब जब तकनीकी का समय है तो तकनीकी समय में भी नई नई जो शब्दावलियां आ रही हैं तो वो हमारी भाषा में समाहित होती जा रही हैं, क्योंकि हमें उसके लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिल रहा है। और यदि उपयुक्त शब्द, जैसे हम रेल को लोह पथगामिनी बोलते, वो प्रचलन में नहीं है, तो कई लोगों को वो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए अब ये बच्चों की भी मजबूरी है, तो हमें एक खुले दिल से उन शब्दों को स्वीकार कर लेना चाहिए जिससे हमें भी ऐसा ना लगे कि ये मौलिक शब्द नहीं है, उनको हमें मौलिक शब्द के रूप में स्थान देना चाहिए। लेकिन व्याकरण की त्रुटि भी बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि वो शुद्ध हिंदी नहीं सुनते। तो जाहिर सी बात है उनको इस तरह के ऐप या इस तरह की जो अध्यापक हैं वो इस तरह की बातें बताएं, व्याकरण से संबंधित अलग अलग त्रुटियां जो हैं वो दूर हो सके। ठीक बात आपने कही। मैं थोड़ा सा वंदना मैम को इन करना चाहता हूँ, क्योंकि आप एजुकेशन से रही हैं, प्रिंसिपल रही हैं, और ये जो एक
मीनू मैम ने जो सिलसिला आगे बढ़ाया, निश्चित तौर पर हिंदी जैसे जैसे समृद्ध हुई, परिष्कृत होती चली गई, नए नए शब्द भी आते चले गए। और यदि उस परंपरा से बात करें, साहित्य की परंपरा से, सूर से शुरू और निराला जी और वो जो पूरा युग जो आता है बड़े बड़े साहित्यकारों का, लेकिन आज जो हिंदी जहाँ आके खड़ी हुई है, उस स्टेज को आप कैसा मानती हैं? क्या इसमें अभी भी परिवर्तन के दौर से ही गुजर रही है? क्या इसमें नएपन की अभी आवश्यकता है, या जो समृद्ध भाषा रही है उसी को कंटिन्यू करने की आवश्यकता है? देखिए, जहाँ तक हिंदी का सवाल है, हिंदी संस्कृत से उद्भूत भाषा है और तत्सम तद्भव देशज और विदेशी भाषाओं से मिलकर ये भाषा बनी है। हमारे वेद उपनिषदों से जो भाषा आई है उसी को परिष्कार करती हुई भाषा यहाँ तक पहुँची है। हिंदी में एक जिस तरह से भारतीय सोच है, एक समन्वयवादी दृष्टिकोण, एक सामंजस्य का दृष्टिकोण, वह हिंदी भाषा में भी मिलता है। हिंदी में सारे शब्दों को आत्मसात करने की शक्ति है और यह ताकत एक जीवंत चेतना देती है। तो निश्चित तौर पर आप चाहें या ना चाहें, हिंदी में वो भाषा जो शब्द आते हैं उसको ज्यों को त्यों अंगीकार कर लेते हैं और उसको नाम देते हैं, कभी विदेशी शब्द का, कभी देशज का, कभी तत्सम का और कभी तद्भव का, क्योंकि ये शब्द वहीं से आते हैं और शब्दों को परिष्कार करते जाते हैं। तो जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक अपनी उपलब्धियों में आगे बढ़ता है, नए नए शब्दों का सृजन होता है और जब नए नए शब्द दूसरी भाषाओं से, दूसरे तकनीक से, दूसरे विज्ञान से, अध्यात्म से या चिकित्सा से, किसी भी क्षेत्र से आते हैं और प्रचलन में आते हैं, तो वो हिंदी अपने आप आत्मसात कर लेती है और उसमें हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है। तो हिंदी का भविष्य बहुत सुंदर है और इसमें शब्दों का समायोजन होता ही जाएगा, परिष्कार होता ही जाएगा और ये होना भी चाहिए। जब हम शब्दों को, नई नई चीज़ों का अंगीकार करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ भाषा समृद्ध है और हमारी सोच को, भारतीयता को, हमारे अपनत्व को आगे बढ़ाने की कोशिश इसमें रहती है। तो निश्चित तौर पर चूंकि इसकी लिपि भी देवनागरी है, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, तो वैज्ञानिक तथ्यता होने के साथ साथ शब्दों को समाहित करने की शक्ति है। और दूसरी भाषाओं के जब हम शब्द लेते हैं, चाहे वो उर्दू हो चाहे अंग्रेजी हो, अंग्रेजी में जैसे कि बार बार एक ही उदाहरण आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे, कट और पुट, बोलने के उच्चारण में जो दृष्टिकोण है वो हिंदी में नहीं। हिंदी में हम जैसा बोले, कट बोलेंगे तो क और टा ही लिखेंगे, पुट बोलेंगे पू और टा। तो यहाँ मात्राओं का अंतर है, स्वर का अंतर है, व्यंजन का अंतर है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये है कि देवनागरी जैसा हम बोलेंगे वैसा ही लिख देंगे, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी खरी उतरती है। दूसरी बात जो है कि यहाँ पुरातत्व, हमारे आध्यात्म से जुड़ी हुई भाषा है। ऐसा भी माना गया है कि देवनागरी के जो शब्द वर्ण की उत्पत्ति हुई है वह भी हमारे शिव पुराण में वर्णित है कि जिस तरह से शक्ति, जब उसका दक्ष ने यज्ञ किया, दक्ष प्रजापति के जी दक्ष, हाँ, तब सती को लेकर शिव जब घूमने लगे, जब उसमें दक्ष में आहुति उन्होंने दे दी अपनी, तो जब वो घूम रहे थे तब क्योंकि आपात स्थिति बन गई थी कि अब स्थिति क्या हो, पृथ्वी डामाडोल होने लगी थी, तो जब उसको चक्र उठा करके विष्णु भगवान ने उनके टुकड़े कर दिए, 52 टुकड़े, और कहते जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वो शक्तिपीठ भी बने और उनके जो आकार हैं वो शब्द वहां से देवनागरी लिए गए हैं। वो आकार इस रूप में बने कि उनको इन अक्षरों की तरह समाहित किया गया है। इस तरह का विवरण हमारे, तो इस तरह से शास्त्रोक्त भी है, वैज्ञानिक भी है, तकनीक का समावेश भी है, इसका सम्मिलन है। तो इस तरह से भाषा, हिंदी भाषा विशेष रूप से सर्वमान है और विश्व के 30 स्तर पर पहुंची है। 150 लगभग देशों में इसका पढ़ाई अध्ययन भी हो रहा है। एक चीज और छोटी सी बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि इसके विकास में सांस्कृतिक योगदान भी है। आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार से जब हमारे अंग्रेजी शासन था और या औपनिवेशिक जो शासन था, तो भारत में से मजदूर ले जाते थे, गिरमिटिया मजदूर जिनको कहा गया, ये शब्द आपने सुना होगा। तो वहां से मजदूरों को ले गए थे, तो वो अपनी इस भाषा के व्यवहार के कारण ही अपनी संस्कृति भी बचाए रखे। वो एक रामायण का गुटका ले गए थे, बिल्कुल जी, तो उसके कारण ही वो अपनी संस्कृति को बचाए, इस भाषा के, हिंदी भाषा के कारण ही, और अपना संस्कार बचाए हुए, भारतीयता बचाए हुए, पूरे भारत में उसका प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपने ये बहुत खूबसूरत बात कही और मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इतना विद्वानों का पैनल मेरे ख्याल से शायद ही कहा हो। और चूंकि आपने अभी अखबारों में या जो सूचना जो मिलती है वो 1300 वर्ष प्राचीन भाषा इसको बताते, लेकिन आपने इसको जोड़ा आदि योगी शिव से, तो ये बड़ी, मतलब ये सृष्टि के आरंभ की भाषा है, ऐसा आप कह सकते हैं। ये सनातन की भाषा है, बिल्कुल, इसके उद्भूत वहीं से है। तो ये आपने बहुत बढ़िया, एक नए जो दर्शक हमारे साथ देख रहे होंगे उनको भी समझ में आएगा कि जो भाषा हम बोल रहे हैं वो कितने गर्व करने लायक है, हमको उस पर प्राउड फील होना ही चाहिए। आपने बहुत अच्छे व्याख्यानों से इसकी अपना पक्ष रखा। मैडम, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप साहित्य के क्षेत्र में भी हैं
और नित्य नूतन प्रयोग हो रहे हैं। अच्छा, एक साहित्य का दौर वो था जब चारू चंद्र की चंचल किरणें और खेल रही थी और हम बिल्कुल उसको अलंकारिक भाषा में और उसको सौंदर्य को बिल्कुल उसका श्रृंगार ऐसे करते थे कि बिल्कुल एक नारी सामने खड़ी है और हमने भाषा का श्रृंगार करके उसको जीवित कर दिया। अब वो श्रृंगार कहीं ना कहीं छूट रहा है या पिछड़ रहा है, तो ये क्या आप मानती हैं कि ये आज के दौर की कमी है या इसको और श्रृंगारित किया जाना चाहिए? इसमें मैं ये ध्यान दिलाना चाहूंगी आपका, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, है ना, तो जितनी भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, उसमें उनका रूप सारा कहाँ से निकला है? हिंदी से निकला है। तो वो सब नगीने हैं और हिंदी उसमें चमकता हुआ एक हीरा है। तो इसमें क्या होता है कि जब हिंदी की बात करते हैं तो इसमें जो भाषा वाली बात आती है वो ही समझ में आना चाहिए कि हम कौन सी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो हर किसी को समझ में आ जाए। हिंदी ने अपना रूप प्रारूप हर रूप में बदला है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो कीमत है, जो उसका मूल्य, वो कभी कम नहीं हुआ है। हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, ये बड़ी अजीब सी बात है। अपने देश में हम हिंदी की बात करते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। तो मेरा ये मानना है कि जो हिंदी है ना भी कभी खत्म थी ना होगी, बल्कि इससे ही मैं कहती पूरा विश्व इस पे टिका हुआ है। तो हिंदी जो हमारी राजभाषा है, इसका सम्मान सबको करना चाहिए। इस तरह से नहीं कि हमने कुछ समय की बात कर ली, प्रतियोगिताएं कर ली, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी ने पूरे मानस को जोड़ा है, ये मैं मानती हूँ। आपने ये बिल्कुल उत्तम बात कही और ये बात भी आप देखिए कि हमें हिंदी के लिए हिंदी दिवस मनाने की जरूरत पड़ रही है। ये एक चिंता की बात तो है ही, लेकिन इस बात को और अच्छी तरह से समझाएंगे हमारे सर। और वो इसलिए, देखिए सर, भाषा को लेकर बड़ा ज़बरदस्त विवाद इस देश में रहता है, जो नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा महाराष्ट्र में कुछ समय पहले लोग, एक विशेष भाषा के लोग चप्पल लेके निकल पड़े बेचारे लोगों पर कि साहब आपको तो मराठी बोलनी ही पड़ेगी। तो ये जो ज़बरदस्ती है किसी भाषा को लेकर, तो ये एक तो भाषा की ताकत को कम करती है। दूसरी जो बात मैम ने की कि हमें आज हिंदी दिवस मनाने के लिए एक दिन चुनना पड़ रहा है, ये कितना चिंता का विषय मानते हैं? ये बिल्कुल सुनीता जी ने ठीक बात कही कि भारत में, हिंदुस्तान में अगर हिंदी दिवस मनाना हमको पड़ रहा है या हिंदी के लिए कहीं ना कहीं उसको स्थापित करने का प्रयत्न पड़ रहा है, तो ये निश्चित रूप से एक विचारणीय प्रश्न तो है ही। और उसका एक कारण है कि कहीं ना कहीं जो 1200-1300 वर्ष का जो अंतराल रहा, जिसका वंदना जी ने उल्लेख किया, उस अंतराल में हमारा स्वत्व कहीं खो गया है। और उस स्वत्व के खो जाने से वो जो उन्होंने कुचक्र चलाया था डिवाइड एंड रूल का, तो वो डिवाइड एंड रूल का उन्होंने कोई क्षेत्र में और रंग में नहीं चलाया था, उन्होंने भाषा में भी चलाया। तो इसलिए सारा एक दूसरे को उन्होंने अलग करने की कोशिश की, इसलिए सारा का सारा षड्यंत्र किया। आप अगर देखेंगे तो ये जो मैं जो उदाहरण कई बार देता हूँ, एक शब्द का उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी के 26 अक्षर है, तो उन 26 अक्षरों में, उनके अल्फ़ाबेट्स में चा नहीं होता है, वो जुगाड़ करके लिखते हैं सी और एच सी। आधी अक्षर की मात्रा नहीं होती उनके पास, ठीक है कि नहीं? मात्रा नहीं है, आधा अक्षर नहीं है, चा नहीं है, तो फिर चर्चिल नाम आपने क्यों रखा है? हमसे उन्होंने चा चुराया है, हमसे मात्रा चुराई हुई है, और फिर कुल मिलाकर के वो हमारे ऊपर थोप दिया गया। भाषा की चोरी हो गई। तो हमको कहीं ना कहीं स्वत्व पर आना, और हमारी जो वर्णाक्षर हैं वो स्वर का विज्ञान है। तो स्वर का विज्ञान, जैसे मान लीजिए हिंदी शब्द भी जो बनता कैसे है, हिंदी शब्द जो है वो हन धातु से बनता है, और हन धातु में जब छोटी की मात्रा लगती है तो वो हिन बनता है। हिन का अर्थ होता है ध्वनि। तो ध्वनि, इसलिए जब वो घोड़ा आवाज करता है तो हम उसको हिननाना बोलते हैं। तो हिन शब्द जब ई की मात्रा लगेगी तो वो हिन शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है ध्वनि। अब ध्वनि आप अगर देखेंगे, हमारे जो छोटा बड़ा है, आप अगर अपना मुंह खोल करके बिना तालु का उपयोग किए हुए, बिना जिह्वा का उपयोग किए हुए केवल ध्वनि निकालेंगे तो वो निकलेगी आ। और इसको, ये केवल दो ही प्रकार की हो सकती है, आ आ आ आ। इस आधार पर वो छोटा बना है और इस आधार पर बड़ा बना है। यदि इस ध्वनि में हम ई का अवरोध डाल लें, ध्वनि बस एक बात खत्म करता हूँ, ई का अगर हम अवरोध डालें, आ ई, तो वो ई बन रही है। तो हमारे आ से लेकर के आहा तक पूरा ध्वनि का विज्ञान है, इसलिए उसका नाम हिंदी है। अब इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त बातें आप कर रहे हैं सभी लोग कि मेरी इच्छा नहीं हो रही कि मैं कुछ सवाल भी पूछूं। और दूसरा, ये जो आप एक जो समृद्ध परंपरा की बात आप जो कर रहे हैं, वो जो इनिशियल स्टेज से कैसे उसका उच्चारण है, कैसे अनुस्वार हो रहा है, कैसे तत्सम तद्भव की बात की। अब ये शब्द ही आज तो बोझिल लगते हैं कि ये कौन से शब्द प्रयोग कर रहे हैं। किसी नए बच्चे से पूछ लो तत्सम तद्भव क्या है, तो वो फिर वो गूगल करेगा उन चीज़ों के लिए। समय बहुत कम है, लेकिन चूंकि आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, एक एक लाइन में ज़रूर 1-1 मिनट आप सबको देना चाहता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी,
शुरुआत वंदना जी आपसे, बहुत संक्षिप्त में, लेकिन ऐसा एकाध और उदाहरण। तत्सम तद्भव मतलब जैसा लिखा है ज्यों का त्यों, जो संस्कृत भाषाओं से, पाली से, प्राकृत ज्यों का त्यों ले लिया है वो तत्सम है, क्लियर करने के लिए। तद्भव जो उत्पन्न हुआ गया है, अभी उत्पन्न किया दूसरी भाषाओं से लेकर के संशोधित करके अपने में ले लिया, जैसे अक्षी को आंख कर दिया, ठीक है, इस तरह से क्षेत्र को खेत किया गया, तो इस तरह से तद्भव है। देशज शब्द जो देशी भाषाओं के हैं और विदेशी शब्द जो विदेशी भाषाओं से आए थे, अंग्रेजी से, उर्दू से, जापानी से, रूस से, चीन से, जापान से, जो भी शब्द हैं तो ज्यों के त्यों जब हम ले लेते हैं और देवनागरी में लिखे जाते हैं तब वो भाषाई शब्द हमारे हिंदी में समाहित हो जाते हैं। ठीक बात। मीनू मैम, खासतौर पर आज के परिवेश में जो आप बात करेंगी सोशल मीडिया की जो भाषा को लेकर, जरूर एक लाइन बोलिए। जी, क्योंकि यदि हम बात करते हैं किसी भाषा की तो अंग्रेजी का जो जिक्र है वो आ ही जाता है। तो अभी जैसे सर ने भी बात की, तो अंग्रेजी में हमारे पास 26 ही सिर्फ जो है वो अल्फ़ाबेट होते हैं, लेकिन हिंदी में आज की स्थिति में 52 है। 52 क्योंकि हम 52 तरह से उनको लिखते हैं और 52 तरह से उच्चारण भी करते हैं, तो इसीलिए वो एक हम बोल 26 से डबल है हमारे पास, अंग्रेजी से डबल है हमारी, अब हो गए हैं। उनमें से भी 4-5 ऐसे जो अब प्रचलन में नहीं है, इसलिए 52 हमारे पास है। तो हमें इस तरह की बैसाखियों की आवश्यकता ही नहीं होती है। बिल्कुल। तो बच्चों को यही सिखाने की आवश्यकता है कि इतनी समृद्धशाली जो परंपरा है तो उसको आप सीखिए, और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर जो सिखाई जाने वाली भाषा है उस पर ना जाके आपके जो ग्रंथ में आपकी जो व्याकरण है, जो शब्दावली है, उस पर ध्यान दीजिए, और ताकि आप उसको अच्छी तरह से बोल सकें। बेहतर बात की मैडम। सुनीता मैम, आप भी एक, क्योंकि चूंकि क्या है कि इतनी नए प्रयोग हो रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश हो गई वो, और दूसरी भाषाओं का असर पड़ गया, आप इन नए जो इंक्लूजन जो हो रहा है उसको लेकर आप क्या करेंगे? सर नहीं, मेरा ये मानना है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें सभी लोग को साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है ना, चाहे वो घर हो, परिवार हो, एजुकेशन संस्थान हो, जहाँ भी हो। यदि हिंदी को हम समृद्ध करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तभी हमारा समाज, परिवार स्वस्थ होगा। तो मेरा ये मानना है कि हिंदी के लिए वाद विवाद प्रतियोगिताएं स्कूलों में, जहाँ जहाँ भी संस्थाएं से प्रोग्राम कराने चाहिए, जैसे कि आपने कराया, तो इससे जरूर समाज में एक नया संदेश जाएगा हिंदी को स्वीकार करने के लिए। ठीक कहा कि हिंदी के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता होनी चाहिए, लेकिन हिंदी को लेकर ही वाद विवाद हो रहे हैं। हाँ, वो तो वो उसके लिए साउथ के लोग अलग हिंदी बोलते हैं, के लोग, तो सर एक लाइन उस पे आप। निश्चित रूप से भारत की जितनी भाषाएं हैं, वो दक्षिण की हो कि उत्तर की हो, वो कन्नड़ हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उर्दू भी हो, वो सब हमारी भाषाएं। लेकिन अगर संपर्क भाषा कोई हो सकती है तो वो केवल और केवल हिंदी ही हो सकती है। सबको इस सत्य को समझना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया बात पे समापन किया कि कोई बातचीत की भाषा कोई होनी चाहिए तो वो हिंदी होनी चाहिए। लेकिन मैं आप चारों को इसलिए शुक्रिया कहूँगा कि इतनी विद्वत्तापूर्ण आपने तर्क रखे और इतनी नॉलेजेबल बात हमारे दर्शकों के साथ आपने शेयर की, इसलिए आपका चारों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND24। नमस्कार।